नमस्कार दोस्तों। मैं मनोज यादव यम के क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफार्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मेरे भारत के सभी सूरवीरों का मेरा नमस्कार। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर अधिकतर बेरोजगार जो भारत के आज पड़े हैं उनको सही से ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, अगर रास्ता दिखाने वाला सही नहीं होगा तो दोस्तों जायज़ सी बात है कि हम अपनी मंजिल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, यम के क्लासेज आज आप लोगों के लिए लेकर आया है एक ऐसा मार्गदर्शक जिसका आप प्रयोग करोगे तो आपको लगेगा दोस्तों कि हमने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पाया है जो हमारा एक अच्छा मार्गदर्शक होगा। और दोस्तों, सर्वप्रथम हम आज बात करते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो हमारी जो जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारा क्या है, राज व्यवस्था है, या राज व्यवस्था या आधुनिक इतिहास। इन्हीं दोनों से अधिक देख रहे हैं कि लोगों जो बच्चों द्वारा बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम दोस्तों आते हैं संविधान पे। संविधान हमारा होता क्या है, इस संविधान को किस तरीके से पढ़ा जाए और संविधान को किस तरीके से बताया जाए कि आप लोगों को जल्द से जल्द समझ में आ जाए। और क्वेश्चन पहली बार मिलते ही अगर 100 क्वेश्चन नंबर होगा तो हमारा 99% का आंकड़ा होगा। यम के क्लासेस द्वारा 99% हल कराने की गारंटी या दावा देता हूं मैं। तो दोस्तों, आज सर्वप्रथम हम देखते हैं क्या, अनुसूची के बारे में। उसके पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे, संविधान के बारे में चर्चा कर लेंगे। संविधान है क्या, किन किन कारणों के कारण जब हमारा देश आज़ाद हुआ था सन 15 अगस्त 1947 के बाद कमेटी गठित हुई थी, किस तरीके से संविधान बनाया गया, कौन कौन से स्रोत थे। तो सर्वप्रथम संविधान को जान लीजिए, उसके बाद में लागू कब हुआ इसको जान लीजिए, उसके बाद में संविधान का दर्जा हमारे विश्व स्तर पे कितने हैं, कैसे हैं, उसको जान लीजिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम जब संविधान पे आते हैं ना तो हम संविधान को देखते हैं कि किसी देश की या किसी राज्य की वह अर्थव्यवस्था होती है जो सही रूप से और सही तरीके से एक सही रास्ते में संचालित करना, नियमित और कानूनों के द्वारा, वही होता है संविधान। अब संविधान की जो पार्ट है वो रही हमारी सर्वप्रथम अनुसूची। अनुसूची क्या है, जैसे कोई कॉपी या किताब या पुस्तक छापी गई हो, उसमें क्या कर दिया जाए, नामकरण कर दिया जाए कि किसी चीज़ को, जैसे एक डिब्बा हो, डिब्बे में छोटी छोटी सी गिट्टियां भर दी जाए। उसी तरीके से अनुसूची क्या है, अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद रखे गए हैं, किनका कौन सा पद है, कहाँ पर ये कार्य करेंगी और किस तरीके से इनका कहाँ पर नियमित कानून बनाया जाएगा। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के समय दोस्तों अनुसूची कितनी हुआ करती थी, 8। आज वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। अब सर्वप्रथम हम पहली अनुसूची पे आते हैं। तो पहली अनुसूची क्या होती है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ होगा 28+8। इसका अर्थ क्या हुआ, 28 राज्य होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसका अर्थ यही हुआ। इसके पहले कितना हुआ करते थे, तो 28 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके पहले कितना हुआ करता थे, तो 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब इसके बाद जब हम आते हैं 69वां राजधानी दिल्ली, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ दोस्तों होता है कि 69वां राजधानी दिल्ली का अर्थ यह हुआ कि संविधान संशोधन 69वां के तहत में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संशोधन के तहत में राजधानी दिल्ली को राजधानी दर्जा दिया गया, दिल्ली राजधानी को या दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया। तो 69वां संविधान संशोधन। दोस्तों, अनुसूची सब पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो निगूढ़ चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। संभावना जताई जाती है, संभावना जताई जाने के साथ साथ में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है तुम्हारे। दोस्तों, अब इसके बाद में क्या होता है कि द्वितीय अनुसूची की बात की जाती है। तो द्वितीय अनुसूची में हमारा वेतन और भत्ते हो जाते हैं। किसके वेतन भत्ते, राष्ट्रपति के और अन्य पदाधिकारी के, देश में जितने भी पदाधिकारी होंगे उनके वेतन और भत्ते की बात की जाएगी। अनुसूची तीसरी में देखते हैं क्या है, अनुसूची तीसरी में शपथ है, जिसको कसम बोला जाता है। अगर शुद्ध और साफ शब्दों में कहा जाए, क्योंकि देखिए भाई, मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए अगर शपथ की बात की जाए तो कहते नहीं कि एक प्रकार से शपथ ली जाती है कि मैं कर्मनिष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक जिस पद पर हूँ उस पद का संचालन करूँगा। दोस्तों,
उसके बाद में फिर क्या होता है कि चौथी अनुसूची में आते हैं तो राज्यसभा का आवंटन है। राज्यसभा क्या होता है तो दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है। समझिए, ये जनता द्वारा इसका चुनाव नहीं होता, इसका अगर वर्णन कहा जाए अनुच्छेद 79 के अंतर्गत रखा गया है। अब जस्ट आगे चलते हैं 5वीं अनुसूची में। किसी चीज को अगर पढ़ाना है दोस्तों तो सर्वप्रथम उसका निगूढ़ जानना होगा जो पेपर में आ रहे हैं। अनुसूची सबको पता है, किताबों में देख लेंगे और जान जाएंगे अनुसूची क्या है, लेकिन अनुसूची के अंतर्गत में क्या कैसे हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं और हमें किस तरीके से हल करना है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी ये होनी चाहिए दोस्तों। तो हम सर्वप्रथम क्या देखते हैं कि राज्यसभा का आवंटन 79 मतलब अनुसूची 4 में राज्यसभा का आवंटन है और राज्यसभा का वर्णन जो है वो 79 के अंतर्गत रखा गया। दोस्तों 5वीं अनुसूची में आते हैं तो SC ST का विशेष दर्जा है। SC और ST क्या होती है ये जान लो सर्वप्रथम। कुछ बच्चे SC और ST नहीं जानते हैं तो जान लो। SC मतलब होता है अनुसूचित जाति और ST का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। दोस्तों अब आते हैं 6वीं अनुसूची में। कहा गया SC ST का विशेष दर्जा असम, मिजोरम और मेघालय के लिए। किसके लिए है? असम, मिजोरम और मेघालय के लिए है। तो खास करके किन राज्यों के लिए? 4 राज्यों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है जब स्वतंत्रता का समय था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था स्वतंत्रता का समय, एक बात और याद रख लेना, थोड़ा सा गलती हो गई है। संविधान लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को, और संविधान का दर्जा जो विश्व स्तर पर दिया जाता है वो संविधान का दर्जा भारत का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। लेकिन उस तरीके से माना जाए कि संविधान कैसे है तो उस तरीके से भारत अमेरिका का संविधान सबसे बड़ा है, लेकिन लिखित और सबसे बड़ा संविधान अगर कहा जाए तो भारत का संविधान है, याद रख लेना। और एक बात और है कि पहले 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 444 अनुच्छेद है। अगर मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन आप अगर नोट्स बनाते होंगे तो शायद उसे पेपर में फिर से एक बार मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ कि संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लेकिन लिखित संविधान है, लेकिन अगर सबसे बड़ा कहा जाए तो अमेरिका का संविधान। अब दोस्तों कहाँ पर आते हैं? 6वीं अनुसूची का हो गया SC ST का विशेष दर्जा, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का विशेष दर्जा कहाँ कहाँ था? असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में था। अब दोस्तों कहाँ देखते हैं? 7वीं अनुसूची पे आते हैं और 7वीं अनुसूची में केंद्र वो सूची का प्रावधान किया गया। सूची क्या होती है? तो दोस्तों सूची मैंने अभी बताया था, इसके पहले भी बताया था सूची क्या होती है। सूची 3 प्रकार की होती है। अनुसूची 7 में सूची का प्रावधान, और सूची कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी सूची? एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। केंद्र क्या है? केंद्र अपने नियमानुसार अपने क्षेत्र में क्या करती है? कोई भी नियम कानून बना सकती है। लेकिन राज्य में क्या होता है? राज्य में केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है नियम कानून। समवर्ती में क्या है? उसी तरीके से नियम कानून बनते जाते हैं। ठीक ना, यहाँ तक समझ लिए। 97 में क्या था? पहले विषय थी केंद्र में, अब वर्तमान में 100 है। 66 पहले थी कहाँ पर? राज्य में, अब 61 है वर्तमान में। पहले क्या थी? समवर्ती सूची 47 थी, लेकिन अब बढ़ के कितनी हो गई? 52 हो गई। अब दोस्तों जस्ट इसके बाद चलते हैं कहाँ पर? 8वीं अनुसूची में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको मिटा दें। ले लिए? चलें आगे। मेरे प्यारे बच्चों, जिन सपनों को आप लोग लेकर बैठे हो बड़ी आशा और विश्वास के साथ, क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है मेरा बेटा एक देश का सिपाही बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने और इस देश की रक्षा करे। दोस्तों जिस हम जन्मभूमि पे जन्म लिए हैं उस जन्मभूमि का कर्ज अदा करना हमको बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण और लाभदायक है। तो दोस्तों आते हैं हम 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा का प्रावधान है। भाषा कितनी है वर्तमान में? पहले 14 थी, अब 22 भाषा है। एक बात याद रखें, किस अनुच्छेद में है तो याद रख लेंगे अनुच्छेद
343 इसका वर्णन किया गया है और 351 तक इसका वर्णन है भाषा का। पहले 14 थी, तो कौन कौन सी भाषाएं संवैधानिक संशोधन के तहत में आई हैं? तो सन 1967 का सर्वप्रथम देखेंगे। सन 1967 में यज्ञसमूह संविधान संशोधन था। कौन सा संशोधन था? तो यज्ञसमूह संविधान संशोधन था। इसके द्वारा क्या जोड़ा गया है? सिंधी भाषा को। इसके जस्ट बाद हम चलते हैं कहाँ पर? सन 1992। कौन सा संशोधन है दोस्तों? संशोधन में 71वां जानेंगे। कौन सा संशोधन? 71वां संशोधन। इसके तहत में 3 वस्तुओं को जोड़ा गया या 3 भाषाओं को, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। इसके बाद कौन सा संशोधन होता है? तो देख लेते हैं। सन 2003 का संशोधन है दोस्तों। कौन सा संशोधन है? तो याद रखेंगे 92वां संशोधन है, 92वां या 92 संशोधन। इसके तहत में क्या हुआ? 4 भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को। मैथिली, संथाली, डोगरी और किसको? बोडो को। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया है। एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो, हम हट जा रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। 8वीं भाषा में अनुसूची 8 है। अनुसूची 8 के अंतर्गत ये देख लेना, अनुसूची लिख भी दे रहे हैं, नहीं कुछ बच्चे भूल जाते हैं। अनुसूची 8 में किसका प्रावधान है? भाषा का। वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 थी। पहले कितनी थी? 14 थी। अनुच्छेद कितने में रखे गई? 343 से 351 के अंतर्गत भाषा का प्रावधान दिया गया। सन 1967 में यज्ञसमूह संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को रखा गया। जस्ट इसके आगे आते हैं 1992 71वां संविधान संशोधन, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को रखा गया। 2003 के संशोधन 92वां संशोधन, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को रखा गया। एक बातें जरूर याद रख लेना। अब चलते हैं जस्ट आगे इसके कहाँ पर? 9वीं अनुसूची में। अनुसूची 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में भू अधिग्रहण की बात की गई है। भू होता है जमीन, अधिग्रहण मतलब क्या होता है? कोई तुम्हारी जमीन को छीन झपट ना पाए। मतलब आपकी संपत्ति है तो आप उसके अधिकारी हो। इसमें क्या हुआ करता था कि पहले ये उच्चतम न्यायालय में क्या हुआ करता था? इसकी चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन एक बात और जरूर याद रख लेना कि 11 जनवरी 2007 को न्यायालय की खंडपीठ ने क्या किया कि अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए क्या हुआ? मौलिक अधिकार बचाने के लिए अब उच्चतम न्यायालय में इसका क्या चुनौती दी जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में। दोस्तों शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा, ऐसी ऐसी निगूढ़ जानकारी देंगे कि क्वेश्चन पेपर आयोग चाहिए जहां से बनाएगा आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैं वो यूट्यूब चैनल वाला नहीं हूँ कि आपको एक तिरकी बेस पढ़ाऊँ और जल्दी जल्दी पढ़ाकर ख़त्म कर दूँ, बस पढ़ने से मतलब रखो, क्वेश्चन मिले या ना मिले। नहीं दोस्तों, वर्दी हमारी है और हम लेंगे। हमको बनना है दरोगा, हमको बनना है SSC GD, हमको बनना उत्तर प्रदेश सिपाही या भारत का कोई भी राज्य हो, भारत की कोई भी वैकेंसियाँ हो, अगर उसमें हमें स्थान लेना है तो सर्वप्रथम हर चीज़ों का डिटेल पढ़ना पड़ेगा दोस्तों।
जानना पड़ेगा किस संशोधन में, कहां पर, कैसे आई और क्या अर्थ इसका निकला। भू अधिग्रहण की बात की थी, जो हमारी संपत्ति से संबंधी है, जमीनों से संबंधी है। पहले क्या हुआ करता था, उच्चतम न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन 11 जनवरी 2007 में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय में चुनौती देना स्वीकार किया। अब वर्तमान में इसमें देखेंगे तो 284 अधिनियम है। एक बातें जरूर याद रखना, अधिनियम कितने अधिनियम है, तो 284 अधिनियम है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं अनुसूची हम देख लेते हैं। दसवीं अनुसूची में दोस्तों क्या है, तो 10वीं अनुसूची में डाल देंगे कि दल बदल की प्रक्रिया है, दल बदल का प्रावधान किया गया है। यह कौन से सन में आई थी, तो याद रख लेना यह सन था 1952 में। और कौन सा संशोधन था, तो एक बात जरूर याद रख लेना कि संशोधन 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल का प्रावधान 10वीं अनुसूची में रखा गया। 52वां संविधान संशोधन के तहत में क्या रखा गया, संविधान संशोधन क्या हुआ, 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया। कब किया गया, तो 1952 में किया गया। दल बदल का मतलब होता है आज यहाँ पर हैं तो कल वहाँ पर, मतलब आज एक सपा ज्वाइन किए कल बसपा ज्वाइन किए, इस तरीके से पहले लोग किया करते थे। लेकिन अब इसका प्रावधान है, कुछ समय के लिए नियम निर्धारित किए जाते हैं, कितने समय में आप यहाँ पर जा सकते हो, यहाँ पर आ सकते हो, इस तरीके का प्रावधान है। हमें मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे ज़रूर है कि किस सन में यह सूची आई और किस समय कौन सा संशोधन रहा होगा। तो दल बदल की प्रक्रिया का प्रावधान सन 1952 में 52वां संविधान संशोधन के तहत में आया हुआ है। अब जस्ट इसके बाद चलते हैं 11वीं अनुसूची। दोस्तों 11वीं अनुसूची में हमारा जो प्रावधान किया गया है वो प्रावधान क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का। पंचायती राज व्यवस्था किसका प्रावधान किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था का किया गया है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो क्या है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा संविधान संशोधन है, 73वें संविधान संशोधन। और वर्तमान में इसमें कितने विषय रखे गए हैं, तो याद रख लेना 29 विषय हैं। इतना डिटेल जानना बहुत जरूरी है अगर आपको परीक्षा क्वालिफाई करनी है, स्टेट लेवल की हो या केंद्र लेवल की हो। जब तक आप डिटेल नहीं जानोगे तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों एक जिद बनाइएगा कि सपने होंगे साकार, नौकरी क्यों नहीं देगी सरकार। एक बात जरूर याद रख लेना कि जब आपके सपने साकार होने की बात आएगी, जब हम मेहनत करेंगे, हम डिटेल से पढ़ेंगे, हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ेंगे जो एक अनुभव के साथ आप लोगों को लाएगा, तो याद रख लेना यम के क्लासेस सर्च करना और आपको पूरी से पूरी जानकारी मिलेगी। एक बात जरूर याद रख लेना कि उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों से निवेदन है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारे यहाँ त्रिस्तरीय है। उत्तर प्रदेश की एक ग्राम पंचायत होता है और एक जिला पंचायत होता है और एक क्षेत्र पंचायत होता है। दोस्तों अब इसके जस्ट आगे चलते हैं तो अनुसूची कहाँ पर आते हैं, 12वीं अनुसूची पर। बारहवीं अनुसूची का प्रावधान कब आया था, तो 74वां संविधान संशोधन
वो 1993 के द्वारा आया था। सन 1993, 74वां संविधान संशोधन। इसमें किसका प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो नगर निगम का किया गया है। नगर निगम। दोस्तों नगर निगम क्या है? कुछ ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं, कभी बाहर गए नहीं है, नगर निगम के बारे में सुने नहीं है। शहर वाले तो जानते होंगे क्योंकि शहर के जो बच्चे हैं वो शायद नगर निगम में वोटिंग भी कर चुके होंगे, तो जिस तरीके से जान लेंगे ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे बिलोंग हमारे करते हैं, क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ दोस्तों। तो जो नगर निगम का प्रावधान है वो अनुसूची 12वीं में किया गया सन 1993 में 74वें संविधान संशोधन के तहत में जोड़ा गया था। तो नगर निगम का जो प्रावधान है दोस्तों, याद रखेंगे कि जिस तरीके से हमारे यहाँ ग्राम पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत का चुनाव होता है, उस तरीके से शहरों में नगर निगम और नगर परिषद और चेयरमैन का चुनाव होता है। चले दोस्तों, आगे की तैयारी, आगे की वीडियो कल के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों कसम खा लीजिए, वर्दी हमारी है और देश प्रेम आदत नहीं जीत है। इसी के साथ दोस्तों हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके सफलता की कामना करते हैं। नमस्कार।